हेलो एवरीवन। तो ड्रामे की फीमेल लीड जिसका नाम जिनसा है, उसकी एक दफ़ा आधी रात को आंख खुलती है। उसे अपनी छोटी सिस्टर लिन लिन के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थीं और लग रहा था कि कोई लड़का है जो उसके कमरे में मौजूद है। लेकिन उस लड़के की आवाज़ कुछ फेमिलियर सी लग रही थी। इसी वजह से उसे शक होता है और वो चोरी चोरी दरवाज़ा खोल कर देखती है और उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है जब उसे पता चलता है कि उसका फियोंसी जिसका नाम जैंग है और उसकी सिस्टर लिन लिन दोनों उसे चीट कर रहे हैं। और उनकी अभी की बातों से अंदाज़ा होता है कि वो लोग जब भी मिलना चाहते थे उसकी ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स डाल देते थे। और इसके साथ साथ उसे ये भी मालूम पड़ता है कि उनका रिलेशनशिप नया नहीं है बल्कि 3 साल पुराना है। यानी कि वो इतने लंबे अरसे से उनसे बेवकूफ़ बनती रही थी। इवन कि आज तो वो दोनों प्लानिंग कर रहे थे कि वो लोग जल्दी अपनी मैरिज रजिस्टर भी करा लेंगे। वैसे तो वो लो प्रोफाइल रखना चाहता था क्योंकि उसकी कंपनी के लिए एक क्रिटिकल टाइम था, इसीलिए उन्होंने सीक्रेट मैरिज का फैसला कर लिया था। और फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली जिनसा एक ज्वेलरी डिज़ाइनर है और मिस्टर जैंग वो एक ज्वेलर है। वो अपने बॉयफ्रेंड की कंपनी में ही काम करती है और अपनी सिस्टर लिन लिन को भी उसी कंपनी में जॉब दिला दी थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस पर दया खाने के बाद वो उसी की पोजीशन उससे छीन लेगी और खुद जैंग से शादी के सपने देखने लगी थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जिनसा खुद को अच्छे से रेडी करती है और फैसला करती है कि वो वीक नहीं बनेगी बल्कि वो वापस अटैक करेगी और जो कुछ उससे छीना गया है, उसका कैरियर और उसके साथ साथ उसकी डिग्निटी, वो सब उनसे वापस छीन लेगी। अब उसके बाद ड्रामे के मेन लीड की एंट्री होती है और हीरो का नाम है मिस्टर मू और वो एक बहुत बड़ी ज्वेलरी कंपनी का ऑनर है। आज वो मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के सामने लड़की का वेट कर रहा था जो उसे शादी करने के लिए आने वाली थी। लेकिन वो आने से इनकार कर देती है और कहती है कि मैं बिना प्यार के किसी से शादी नहीं कर सकती। अब मू को बहुत गुस्सा आता है और असिस्टेंट से कहता है कि कुछ भी करो, किसी लड़की को तलाश करके लाओ, शादी तो मैं अभी करना चाहता हूँ। और इत्तेफाक से वहीं पर ही जिनसा भी आई हुई थी जो कि लिन लिन और जैंग का पीछा करते हुए वहां पर आई थी। वो सबूत इकट्ठे कर रही थी कि वो दोनों आज मैरिज रजिस्टर करने लगे हैं। यहीं पर उनकी फोटोज लेते हुए मुंह को लगता है कि सीक्रेटली लड़की मेरी फोटोज ले रही है। वो जाकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है और उससे लड़ाई भी करता है कि मेरी फोटोज डिलीट करो। लेकिन यहीं पर ही उनके बीच एक रोमांटिक सीन क्रिएट हो गया था। इतने में जिनसा जैंग और लिन लिन को बाहर आते देखती है तो वो तुरंत ही मुंह को हक कर लेती है और उससे कहती है कि प्लीज़ कोऑपरेट करो, मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। और जैंग और लिन लिन को वो नज़र ही नहीं आती, वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जिनसा के हक करने से मुंह के ईयर्स बिल्कुल रेड हो गए थे, वो बहुत हॉट फील करने लगा था। अब उसके बाद जब मुंह वहाँ से जाने लगता है तो उस टाइम पर जिनसा उसे रोकती है और उससे कहने लगती है कि मुझे आपसे कुछ बात डिस्कस करनी है। एक्चुअली उसने मुंह को पहचान लिया था कि वो हैंग ज्वेलरी कंपनी का मालिक है। लेकिन पहले जब उसने ग्लासेस लगाए हुए थे तब उसे ऐसा लगा था कि शायद जैंग ने कोई बाहर बॉडीगार्ड खड़ा किया है। अब इसी बारे में वो सोचने लगता है कि क्या मैं शक्ल से बॉडीगार्ड दिखता हूँ। और उसके बाद उसने अपने असिस्टेंट जिंग के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी कर ली थी जिनसा से रिलेटेड। और फिर नेक्स्ट ही मीटिंग में वो दोनों अपनी कोलैबोरेशन की बात करते हैं। जिनसा उससे यही कहती है कि मुझे पता है आप काफ़ी अरसे से जैंग की कंपनी हुआंग टियान हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन इसके बदले मुझे आप अपनी हैंग कंपनी में ज्वेलरी डिज़ाइनर रखेंगे और जो नया कंपटीशन आने वाला है उसमें लिन लिन ने मुझसे पोजीशन छीनी है। मैं उसे मज़ा चखाना चाहती हूँ। वो कंपटीशन जीत कर आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हुए वो कंपटीशन में मैं जाऊँगी। आगे से मुंह उससे कहता है कि जैंग की कंपनी हासिल करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए मुझे तुम्हारी कोलैबोरेशन की क्या ज़रूरत, वो मैं वैसे भी हासिल कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन एक और चीज़ है जिसकी मुझे ज़रूरत है। और इसके साथ ही वहाँ पर रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है, वायोलिन बजने लगता है और मुंह से कहता है कि इसके बदले तुम मुझसे शादी कर लो, यही होगी एक बेटर कोलैबोरेशन। अब उसके बाद हमें दिखाते हैं कि जिनसा मिस्टर मूस उसके घर पर मिलने के लिए आई हुई है। उसने फैसला कर लिया था कि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेगी और वो उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। क्लॉज जो उसने लिखी हुई थी वो उन्हें पढ़ लेती है और उस पर साइन भी कर देती है। और फिर इन दी एंड मुंह से जाते जाते कहता है, हाँ एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि इस बीच तुम मेरे लिए प्लीज़ फॉल ना कर जाना बाकी लड़कियों की तरह। और जिनसा मन ही मन में सोचने लगती है कि पता नहीं है क्या क्या सोच रहा है। उसके बाद उधर जैंग को नेक्स्ट डे पता चलता है कि लिन लिन ने जो कंपटीशन में अपने डिज़ाइंस दिए थे वो कॉपीड हैं। एक्चुअली लिन लिन ने वो डिज़ाइन खुद नहीं बनाए थे बल्कि जिनसा के डिज़ाइन चोरी किए थे और जिनसा ने जानबूझकर वो डिज़ाइन इस तरह के रखे थे ताकि उस पर कल प्लेजरिज्म का केस हो जाए। अब वो लोग मीडिया के सामने अपीयरेंस देते हैं और यहाँ पर जैंग ने जिनसा से कहा था कि तुम सबके सामने अपोलोजाइज करो और कहो कि ये सारा कुछ मेरी वजह से हुआ है और लिन लिन की या कंपनी की इसमें कोई गलती नहीं है।
तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, तुम ही तो मेरी इज्जत बचाओगी। लेकिन यहाँ पर जिनसा सबके सामने कह देती है कि ये सारा कुछ लिन ने किया है और लिन ने डिज़ाइन भी मेरे ही चोरी किए हैं। वो उसके खिलाफ काफ़ी दिनों से सबूत भी इकट्ठे कर रही थी और साथ में ये भी बताती है कि जैंग ये मेरा बॉयफ्रेंड था, लेकिन उसने लिन के साथ मिलकर मेरे साथ चीट किया है और इसके उसके पास सबूत भी थे कि उन दोनों ने मैरिज रजिस्टर कर ली है। अब जैंग की सारे मीडिया के सामने सबके सामने बहुत इंसल्ट होती है। इससे पहले कि वो गुस्से में जिनसा पर हाथ उठाता, वो आता है उसका हाथ पकड़ लेता है और जिनसा को प्रोटेक्ट करता है। साथ ही वो अनाउंस भी कर देता है कि अब ये मेरी हैंग कंपनी में ज्वेलरी डिज़ाइनर के तौर पर काम करेगी। अब मेरी डिज़ाइनर के कोई डिज़ाइन चुराए मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, इसलिए हम लोग लिन पर केस करेंगे। अब थोड़ी देर बाद वहाँ लिन भी आ जाती है। जिनसा की रिक्वेस्ट करती है कि मैं तो तुम्हारी सिस्टर हूँ और वैसे भी मुझे इसने सीड्यूस किया था, सारी गलती इसकी है, तुम बेशक मुझे मार लो। और इस बात पर जिनसा उसे एक जोरदार थप्पड़ दे मारती है और सारे कैमराज में भी ये सब कुछ कैप्चर हो चुका था। लिन की बहुत इंसल्ट होती है और खुद जिनसा मुंह के साथ वहां से निकल जाती है। मुंह से कहता था कि तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, अब तुम वापस उस घर में मत जाना। लेकिन वो कहती है वहाँ पर मेरी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, वो लेने के लिए मुझे 2 घंटे का समय दो, फिर मैं वापस आ जाऊँगी। और फिर वो घर में जाकर अपनी पैकिंग करने लगती है। उसे अपनी मम्मी की दी हुई एक डॉल की बहुत तलाश थी, लेकिन वो डॉल उसे वहाँ पर मिलती ही नहीं है। इतने में डैड और लिन उसे अपने साथ खाना खाने को कहते हैं। डैड उसे मनाते हैं, कहते हैं कि अपनी छोटी सिस्टर को माफ़ कर दो। और यहीं पर ही उसे पता चलता है कि डैड को भी इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्हें अंदाज़ा था कि लिन और जैंग के बीच क्या चल रहा है, लेकिन वो अपनी बड़ी बेटी की बजाय छोटी बेटी की साइड लेने लगते हैं। और फिर इन दी एंड वही होता है जो हर ड्रामा में होता है। जिनसा के खाने में उन्होंने कोई ड्रग मिलाई हुई थी और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। यहाँ पर लिन किसी मिस्टर जिन को वहाँ पर बुलाती है और कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है नज़र रखना और सीक्रेट फ़ोटोज़ बनाना सिर्फ तुम्हें आता है? अब मैं भी बनाऊंगी और तुम्हारी इज्जत का फालूदा कर दूंगी। अब थोड़ी देर बाद जिनसा के कमरे में पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस पर हाथ डालता वहाँ पर मुंह आ जाता है और उसे आकर अपनी बेल्ट खोल के ठीक ठाक पिटाई करता है। उसे उसने धो के रख दिया था और उसके बाद वो अपनी वाइफ को वहाँ से उठाता है और अपने ससुर और साली से कह कर जाता है कि तुम लोगों को शर्म करनी चाहिए, इस चीज़ पर भी मैं तुम लोगों पर एक और केस एंटर करूँगा। जिनसा को कोई ऐसी ड्रग दी हुई थी जिससे उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। वो सारा रास्ता मुंह को तंग करती आई थी और तो और घर जाकर भी वो उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी। मुंह को खुद से दूर ही नहीं जाने दे रही थी और इस हालत में मुंह से छोड़कर जा भी नहीं सकता था कि कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिनसा की आंख खुलती है तो मुंह उसी के साथ ही उसके बेड में पड़ा हुआ था। बेचारा मार भी खा बैठता है और फिर कहता है कि दुनिया का पहला इंसान होगा जिसने एक लड़की की सुरक्षा की, उसकी इज्जत बचाई और उसके बाद खुद मार भी खाई। और फिर उसके बाद जिनसा को सारा कुछ याद आता है और उसे पता चलता है कि उसने क्या क्या हरकतें की थी। रात को वो अपने आप को अनड्रेस किए जा रही थी और यहाँ पर मुंह ही उसे संभाल रहा था। लेकिन ये सब करते हुए मुंह को काफ़ी दिक्कत होती है। इवन कि खुद को ठंडा करने के लिए उसने खुद पर आइस पैक भी रखे हुए थे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जिनसा प्रॉपरली ज्वाइन कर लेती है हैंग कंपनी को और वहाँ पर उसका इंट्रोडक्शन होता है एक और डिज़ाइनर से जिसका नाम शाओशी था। शाओशी उसके आते ही उससे काफ़ी जेलस हो गई थी क्योंकि उसे लगा था कि ये मेरी पोजीशन मुझसे छीन लेगी। जबकि दूसरी तरफ हमें मुंह के बारे में एक बात पता चलती है, उसे इंसोम्निया की बीमारी थी। लेकिन कल रात जिनसा के साथ होने की वजह से उसे बहुत अच्छी से नींद आ गई थी। उसके सेंट की वजह से वो सोचने लगता है कि जो ये बाथ सोप यूज़ करती है शायद उसका कमाल होगा। वो उसका बाथ सोप भी उठा लेता है, लेकिन इसकी स्मेल कुछ वैसी नहीं लग रही थी। तो उसके बाद वो उसके नाइट गाउन को उठाता है और उसमें से उसकी परफ्यूम की स्मेल सूंघने लगता है। और ये सारी सस्पिशियस सी हरकतें करते हुए उसे जिनसा भी देख लेती है। उससे लड़ती है कि क्या हरकत है, तो वो झूठ बोल देता है कि मैं तो तुम्हारे नाइट गाउन का सिर्फ ब्रांड चेक कर रहा था। और वो उसे छुपाते हुए अपना बाथ सोप भी देख लेती है और वो भी उससे छीन लेती है। और तभी हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो गलती से बाथ सोप की बजाय हेयर रिमूविंग क्रीम लेकर चला गया था। अब जिनसा उससे कहने लगती है कि अच्छा तुम्हें इस तरह के शौक भी हैं, नाइट गाउन देखना, हेयर रिमूविंग क्रीम यूज़ करना, मुझे तो अब तुमसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा, मुझे तुम पर पूरा पूरा ट्रस्ट हो गया है। अब मुंह से आगे से कहने लगता है कि अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट हो ही गया तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक्चुअली मुझे इंसोम्निया है, लेकिन तुम्हारी कोई ऐसी सी सेंट थी कि जिसकी वजह से मुझे अच्छे से नींद आ गई और अब से तुम मेरे साथ ही सोओगी। और फिर वो एक थ्रेड के ऊपर कुछ बेल्स लगाकर उनके बीच एक बाउंड्री सी बना देता है और कहता है कि जो भी ये बाउंड्री क्रॉस करेगा तो बेल बजने लगेगी, लेकिन सोगी तो तुम मेरे साथ ही। अब नेक्स्ट डे जिनसा से बदला लेने के लिए जैंग उसके पास पहुंच जाता है और उसे दोबारा से धमकियां देने लगता है।
लेकिन जिनसा उसे किसी भी ब्लैकमेलिंग में नहीं आती और उसके जाने के बाद कुछ बॉडीगार्ड्स जैंग को पकड़ लेते हैं और मुंह के सामने लाकर प्रेजेंट कर देते हैं। पहले तो उसे बहुत सारा चिकन खिला खिला कर उसे टॉर्चर करते हैं। जब वो बेचारा और नहीं खा पाता तो फिर मो आकर उससे डील करता है और फिर नेक्स्ट ही डे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारा कुछ कह रहा था कि मैं बिल्कुल गलत था, मैंने बुरा किया, लिन लिन के साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप रखा और जिनसा उससे तो अच्छा और कोई है ही नहीं और मैं उसे सॉरी करता हूँ। जिनसा हैरान थी कि मो ने उसके लिए इतना कुछ किया है। और फिर उसके बाद मो कहता है कि इस वक्त जैंग की कंपनी बहुत वीक हो चुकी है, वो बेचारा तो फाइट बैक करने के काबिल ही नहीं रहा, इसलिए मुझे उसकी कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं ऐसे लोगों का शिकार नहीं करता जो वापस न लड़ सकते हों। और फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली मो की शादी करने की मजबूरी ये थी कि वो अपनी कंपनी का अपने सारे बिजनेस का हायर बनना चाहता था और उसके लिए उसके ग्रैंडफादर ने यही शर्त रखी हुई थी कि वो जल्दी से जल्दी शादी कर ले, वरना उसे ग्रैंडफादर वाले शेयर्स का वोट नहीं मिलने वाला था। इसलिए उसने जल्दी में जिनसा से शादी कर ली थी। अब उसके बाद जिनसा से उसके डैड मिलने के लिए आते हैं और उसे वही डॉल देते हैं जो उसकी मम्मी की निशानी थी और उसे यही समझाते हैं कि तुम्हारी मम्मी वो आज कब्र में बहुत तड़प रही होंगी, दोनों बहनें आपस में लड़ रही हैं, प्लीज़ अपनी सिस्टर लिन लिन के ऊपर से लीगल केस हटवा दो, तभी तुम्हारी मम्मी की आत्मा को शांति मिलेगी। और इसके साथ ही ऊपर से लिन लिन आ जाती है जो दोबारा से उससे वो डॉल छीनने की कोशिश करती है। बचपन से लेकर अब तक वो हर चीज़ जो जिनसा की होती थी उसे छीन लिया करती थी और आज वही डॉल फट भी जाती है, जिसकी वजह से जिनसा बहुत हार्ट ब्रोकन हो गई थी। और मो भी ये सारा कुछ देख लेता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतनी प्यारी क्यों है। और फिर यहीं पर ही उसी स्टफ डॉल के अंदर से उसे एक चिट मिलती है, एक छोटा सा लेटर था जिस पर उसकी मम्मी ने उसे रियलिटी बताई हुई थी। एक्चुअली वो बाय फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं थी बल्कि अडॉप्टेड थी। वो शॉक्ड रह जाती है और उसे समझ आ जाती है कि एक्चुअली डैड मुझसे हमेशा से इतना प्यार क्यों नहीं करते थे जितना लिन लिन से करते थे, क्योंकि मैं उनकी अपनी बेटी ही नहीं। अब जिनसा बहुत सैड थी तो उसे शांत कराने के लिए मो उसके लिए एक बहुत बड़ा सा टैडी बियर लेकर आता है और कहता है कि जब तक तुम्हारी डॉल रिपेयर नहीं हो जाती तब तक तुम इस टैडी के साथ सो सकती हो। अब यहाँ पर जिनसा ने मो से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ वो जो प्लेजरिज्म का केस था वो लिन से हटा दो, क्योंकि इस तरह से मेरी मम्मा शांति में नहीं रहेंगी। लेकिन आगे से मो कहता है तुम्हारे कहने पर ये तो कर दूंगा, लेकिन उस रात जो उन्होंने तुम्हें ड्रग्ड किया था और जिनको तुम्हारे पास भेजा था ये केस मैं कभी वापस नहीं लूँगा। और इसके साथ साथ जिनसा कहाँ से आई है, कहाँ से अडॉप्ट की गई थी और किसकी लीगल डॉटर है, इस सारे पर मो ने उसकी हेल्प करने का फैसला किया था और वो उसे बता देता है कि तुम्हें किस हॉस्पिटल से और किस शहर से लिया गया था। जिनसा को लगता तो है कि कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलकर उसकी एक्स्ट्रा हेल्प किया करता है, लेकिन फिर भी मो कभी रिप्रेजेंट नहीं करता था और उससे कहने लगता है मैं चाहता हूँ कि तुम इन सारी चीज़ों से बॉदर ना हो बल्कि अपनी डिज़ाइनिंग पर फोकस करो, तुम मेरी कंपनी की बहुत अच्छी डिज़ाइनर हो। और बस उसकी इसी बातों की वजह से xiaoxi बहुत ज़्यादा जेलस हो जाया करती थी। वो जानबूझकर जिनसा को एक्स्ट्रा वर्क देती थी ताकि वो अपनी डिज़ाइनिंग पर फोकस ना कर सके। लेकिन इसी कंपनी में जिनसा की एक फ्रेंड थी जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, उसका नाम था लिंची। वो हमेशा उसकी हेल्प करती थी जिसकी वजह से xiaoxi को उस पर गुस्सा आता है, उस पर हाथ उठाती है। लेकिन अपनी फ्रेंड पर उसे हाथ उठाता देख जिनसा देख लेती है और उसे वॉशरूम में जाकर ठीक ठाक ठुकाई लगाती है और कहती है कि मेरे साथ जो मर्जी करो, जो मेरे करीबी हैं उन पर आइंदा हाथ उठाने की कोशिश ना करना। अब उसके बाद वो जिनसा से कहने लगती है कि तुम मुझे कभी रिप्लेस नहीं कर सकोगी, देखना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। लेकिन जिनसा का कहना था कि मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा और ना ही तुम्हारी जगह लेने की कोशिश की है, हम लोगों का अपना वर्क खुद को रिप्रेजेंट करता है। अब घर पर जब वो डिज़ाइनिंग कर रही थी तो वो भी उसके साथ आकर बैठ जाता है। उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो उससे कहने लगती है कि मैं अक्सर ऑडियो बुक सुना करती हूँ और अपनी एक पसंद की ऑडियो बुक उसे भी सुनवाती है, जो सुनते सुनते उसे नींद आ जाती है और वो वहीं पर ही सो जाता है। लेकिन xiaoxi उससे बहुत जेलस थी और उसने बदला लेने का फैसला कर लिया था, इसीलिए वो जिनसा को यूज़ करती है और जानबूझकर एक क्लाइंट से प्राइवेट मीटिंग करा देती है। यहाँ पर वो यही सीन उनको चोरी चोरी मीटिंग करने का जिंग को दिखा देती है जो कि मो का असिस्टेंट था, ताकि वो विटनेस बन जाए। और फिर उसके बाद वो प्रिंटर में कुछ ऐसी गड़बड़ करती है कि वो सारे डिज़ाइन जो कि जिनसा ने बनाए थे उसे चोरी कर लेती है। और फिर नेक्स्ट डे उसने इल्ज़ाम लगा दिया था जिनसा पर कि इसने चोरी चोरी हमारे डिज़ाइन एक क्लाइंट को बेच दिए हैं कंपनी को नॉलेज में लाए बगैर। और उसके साथ साथ उसका बैंक रिकॉर्ड भी चेक किया जाता है तो कुछ सस्पिशियस लग रहा था। वो कहता है कि कल से तुम काम पर आना बंद कर दोगी जब तक तुम क्लियर नहीं हो जाती।
ये सुनकर जिनसा को बहुत अफसोस होता है। वो कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं तो फिर मैं रिजाइन ही देकर जाऊंगी। अब वो उसका घर भी छोड़कर जा रही थी, लेकिन यहाँ पर मो उसे एक बात बोलता है और कहता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम अपने कैरियर को लेकर बहुत सीरियस हो, इतनी छोटी सी बात पर तुम घर छोड़कर जा रही हो और कंपनी भी। इसके बजाय तुम्हें चाहिए कि तुम खुद को इनोसेंट प्रूफ करो। और फिर उसके बाद ही जिनसा सारा कुछ इन्वेस्टिगेट करने लगती है और इस सब में मो भी उसकी हेल्प करता है। और फिर फाइनली वो डे आता है जब शाओशी को लगा था कि मेरे डिज़ाइंस जाएंगे कंपटीशन में, लेकिन वहीं पर ही जिनसा पहुंच जाती है और उसको स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता है और वो पूरी कंपनी के सामने प्रेजेंटेशन देती हुई ये साबित करती है कि उसे फंसाने में शाओशी का हाथ था। शाओशी अब काफ़ी शर्मिंदा होती है, वो साफ पकड़ी गई थी और गिल्टी भी साबित हुई थी, तो वहीं से ही रिज़ाइन करती हुई चली जाती है। लेकिन जाने से पहले वो ये भी कह देती हैं कि तुमने जानबूझकर मो को सीड्यूस किया, इसलिए तुम्हारी इतनी साइड लेता है। लेकिन मो साथ आकर उसके खड़े हो जाता है और कहता है कि मुझे क्या सीड्यूस करेगी, ये तो मिसेस मो है। अब इस पार्टी के बाद मिस्टर मो मुलाकात कराता है जिनसा की एक बहुत बड़े ज्वेलरी डिज़ाइनर से और उनका नाम था मिस्टर सॉन्ग। और वो कहते हैं कि मैंने जिनसा का काम देखा और मुझे बहुत पसंद भी आया है। अब उसके बाद ऑफिस में सारे लोग एक दिन बातें सुनते हैं कि वो बार बार जिनसा के कमरे की चक्कर लगा रहा है और जाते हुए उसे कहता भी है कि जल्दी घर लौट आना, मैं सोने से पहले तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। एक्चुअली उसे तो नींद ही उसके साथ आती थी, लेकिन वो सब लोग इनकी बातों का गलत मतलब लेते हैं और सोचते हैं कि वो कितना रोमांटिक है। लेकिन जिनसा को आज ओवर टाइम करना था। जब वो अकेली रह जाती है तो शाओशी वहाँ पर आती है और उसके फेस पर एक केमिकल फेंकने वाली थी कि इतने में वहाँ पर मो पहुँच जाता है और जिनसा को बचा लेता है। ये सारा कुछ करते हुए मो बेचारे का हाथ भी जख्मी हो गया था। जिनसा उसे बैंडेज लगवाती है और उसके बाद उसका थैंक्स भी करती है, लेकिन वो आगे से कहने लगता है कि थैंक्स काफ़ी नहीं, तुम्हें बचाते हुए इंजरी हुई है तो अब मेरी खिदमत तुम करोगी। वो उससे अपनी बैक स्क्रैच कराता है, उसके हाथों से खाना खाता है, इवन के एंड पे ये भी कह देता है कि अब मैं शावर तो नहीं ले सकता तो मुझे नहलाओगी भी तुम्हें। वो रेजिस्ट करती है, वो उसे रोकता है और यहीं पर ही उनकी एक्सीडेंटल किस हो गई थी। और उसके बाद वो दोनों इतने एम्बेरस होते हैं कि वो कहता है मेरा मन नहीं कर रहा शावर लेने को, मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। वेल, अब नेक्स्ट डे मो जिनसा को अपने साथ एक जगह पर डिनर करने के लिए बुलाता है और उसके लिए उसने हाई हील्स भी भेजी थी। जब जिनसा वहाँ पर बैठी हुई थी तो वहीं पर ही उसे अचानक से अपना एक सीनियर दिखाई देता है जिसका नाम वू डुआन था। वो भी जिनसा को वहाँ पर देखकर हैरान रह जाता है। वो बहुत सालों बाद अब्रॉड से वापस आया था। एक्चुअली वो दोनों एक ही यूनिवर्सिटी से थे और यूनिवर्सिटी में जिनसा उसे लाइक करती थी। वो डुआन भी लगता था कि उसे लाइक करता है, लेकिन बाद में जिनसा ने उसे फासला कर लिया था क्योंकि उसे लगा था कि वो किसी और का फियांसे है। आज इतने साल बाद वो एक दूसरे से मिलते हैं और यहाँ पर जब मो आकर देखता है कि जिनसा किसी और के साथ बैठी बातें कर रही है तो वो उसे मैसेज कर देता है कि मैं नहीं आ पाऊँगा, इसलिए तुम भी घर वापस चली जाना, मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है। मो को देखकर लग रहा था कि जैसे वो जिनसा को किसी और के साथ देखकर बहुत जेलस है। जब वो घर पहुंचती है तो वो उससे पूछने लगता है कि तुम इतनी लेट क्यों हो। वो बता देती है कि मैं किसी सीनियर के साथ डिनर कर रही थी और अचानक से मिल गया था। वो आगे से कहने लगता है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि तुम जहाँ जाओगी, जो कुछ करोगी, तुम मुझे रिपोर्ट करोगी और अब से तुमने मुझे फुल रिपोर्ट देनी है हर चीज़ की। इवन के वो ऑफिस में भी उस पर नज़र रखता था। उससे कहता है कि तुम ये चोरी चोरी कुछ छुपा कर कहाँ लेकर जा रही हो, और पता चलता है कि उसके हाथ में पैड्स थे और वो वॉशरूम जा रही थी। ये देखकर मो बहुत एम्बैरस होता है। मो का बिहेवियर बहुत बदला हुआ था और लिंची ये सब सुनने के बाद जिनसा से कहने लगती है तुम्हारी बेशक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन लगता है कि मो तुम्हारे लिए फॉल करने लगा है, तभी तो तुम पर इतनी नजर रखता है। अब वो डुआन ने आज जिनसा को अपने साथ एक ज्वेलरी गाला पर इनवाइट किया था। यही बात वो जाकर मो को भी कहती है। उसे बोलती है कि चाहो तो तुम भी हमारे साथ आ सकते हो, लेकिन मो जाने से इनकार कर देता है। अब वो डुआन उसे बताता है कि यहाँ पर 2 ज्वेलरी कंपनीज हैं जो कि मैं एक्वायर करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ का सबसे बड़ा ज्वेलरी कंपनी का मालिक बन जाऊँगा। अब ये सारी बातें उससे करने के बाद जैसे ही जिनसा वापस आती है तो मो उसी का ही वेट कर रहा था। वो उससे कहता है कि तुम आज कहाँ रह गई थी। अब उसे आदत थी हर बात मो को बताने की, रिपोर्टिंग देने की, तो वो उसे बता देती है कि मेरा सीनियर वो सोच रहा है कि यहाँ पे कुछ ज्वेलरी कंपनीज को एक्वायर करे, उसी बारे में मुझसे मशवरा ले रहा था। और फिर नेक्स्ट ही सीन में हमें पता चलता है कि वो डुआन उन ज्वेलरी कंपनीज के साथ जो डील करना चाहता था वो सब पानी में मिल गई हैं। किसी ने उनकी डील ख़राब कर दी थी और साफ लग रहा था कि ये मिस्टर मो के अलावा और कोई नहीं हो सकता। वो डुआन बहुत गुस्से में खड़ा हुआ था। अब वो इतना अपसेट होता है कि ड्रंक हो जाता है और उसके बाद वो अपनी हेल्प के लिए जिनसा को बुलाता है और उससे कहने लगता है कि जिनसा, मैं तो तुम्हें हमेशा से लाइक करता था, लेकिन तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों कर दिया, क्यों मुझसे तुमने कॉन्टैक्ट तोड़ दिया। वो कहने लगती है कि सारे कॉलेज को पता था कि तुम्हारी किसी से एंगेजमेंट हुई है और मैं एक एंगेज लड़के से कैसे रिलेशन रख सकती थी। वो डुआन कहता है कि मेरी कभी किसी से एंगेजमेंट नहीं हुई थी, वो तो मेरा छोटा भाई था।
जिनसा को पता चलता है कि वाकई सब लोग यही कहते थे कि चिन फैमिली के बेटे की एंगेजमेंट हुई है। यहाँ पर वू डुआन उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें इतना अरसा अब्रॉड में बहुत याद किया, एक एक लम्हा तुम्हें मिस किया, क्या तुम मेरे पास वापस आ सकती हो? लेकिन वो उसे खुद के करीब नहीं आने देती और उसे पीछे धक्का दे देती है। अब वो जैसे ही घर पहुंचती है तो आगे मुंह खड़ा उसका बाहर ही वेट कर रहा था। उसे पूछने लगता है कि तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? तो आगे से जिनसा कहने लगती है कि तुम हर वक्त मेरे पे नजर रखते हो, एक एक लम्हे की खबर लेते हो, क्या तुम मुझे लाइक करते हो? उसे लगा था कि ये शायद अपने मन की बात कर देगा, लेकिन वो आगे से खामोश रहता है और जिनसा भी कह देती है कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, और याद दिलाती हुई वहाँ से अंदर चली जाती है। अब बेचारा मुँह कल रात को सो भी नहीं पाया था क्योंकि जिनसा उसके बेडरूम में ही नहीं आई थी, और तो और वो आज ऑफिस में भी नजर नहीं आ रही थी, बस बाहर मीटिंग्स पर ही रहती थी। वो बहुत अपसेट हो जाता है और उसका असिस्टेंट जिंग उसे मशवरा देता है कि अगर तुम वाकई जिनसा को लाइक करते हो तो उसे कह क्यों नहीं देते, कल वैलेंटाइंस डे है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दो। अब वो थोड़ा तो शर्मिंदा होता है। सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट उसके लिए बनाता है अपने हाथों से और उससे कहता है कि खा कर जाओ, लेकिन वो उसकी बातों पर तवज्जो ही नहीं देती और ऑफिस चली जाती है। अब वो ऑफिस में उसके रूम में आता है और उसे अपना ब्लैक कार्ड देता है और कहता है कितने दिन हो गए तुम कहीं आउटिंग पर नहीं गई, लिंची को साथ ले जाओ और आज मेरे कार्ड पर बहुत अच्छी सी शॉपिंग करो। लेकिन वो बोल देती है मेरे पास टाइम नहीं। इन दी एंड वो डायरेक्टली कह देता है कि आज रात डिनर पर मैं तुम्हारा बहुत वेट करूंगा, टाइम से आ जाना। लेकिन जिनसा को वू डुआन मिलने के लिए बुलाता है और उसने सिर्फ इतना ही मैसेज किया था कि मैं दोबारा से वापस जा रहा हूँ, एक आखिरी दफ़ा तुमसे मिलना चाहता हूँ। जिनसा उसे अपना एक अच्छा फ्रेंड मानती थी, इसी वजह से उसे मिलने के लिए चली जाती है, लेकिन वो उसे लिमिट क्रॉस नहीं करने देती और उससे इतना ही कहती है कि अगर तुम यूरोप वापस जा रहे हो तो मैं तुम्हें सिर्फ बेस्ट विशेज़ ही दे सकती हूँ, और जो भी तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स थी वो अब ख़त्म हो चुकी, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी तक थी। अब उसके बाद वो घर आती है और मो को बताती है सॉरी मैं लेट हो गई, मेरा वही सीनियर अब वापस जा रहा है क्योंकि उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला यहाँ पर। उसी को ही सी ऑफ करने के लिए गई थी और उसके बाद मो ने अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाया था और ये सब जिनसा का फेवरेट था। सब स्पाइसी फूड था और मो खुद नहीं खा पाया था। अब मो बहुत हिम्मत करता है और उसके बाद उसे बताने ही वाला था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ कि इतने में डोर बेल हो जाती है। जिनसा दरवाज़ा खोलती है, देखती है तो आगे वो डुआन खड़ा हुआ था और वो हैरान रह जाता है और कहता है कि जिनसा तुम मेरे भाई के घर पर क्या कर रही हो? और बस जिनसा को लगता है कि उसे लाइफ में दूसरी दफ़ा एक बहुत बड़ा धोखा मिल गया है। वो डुआन और मो दोनों भाई थे। अब उसे समझ आ जाती है कि क्यों मो बार बार उसे यही कहता था कि मुझे रिपोर्ट करो, और वो सारी बातें जो वो डुआन उससे करता था उसे बता देती थी, और वो डुआन के हाथ से वो कॉन्ट्रैक्ट जानबूझकर मो ने छीना है। यानी कि सारा समय वो यूज़ होती रही थी। उसे लगने लगता है कि मैं एक टिश्यू पेपर हूँ। वो यहाँ पर मो पर बहुत गुस्सा करती है और उसका घर छोड़कर चली जाती है। मो बेचारा तड़पता ही रह जाता है और वो बहुत मज़े से आकर अब खाना खाने लगता है और मो से कहने लगता है कि लगता है तुम्हें इससे प्यार हो गया है, अब तुम दोनों को अलग करने का बहुत मज़ा आएगा। मो उससे बोलने लगता है कि तुम सारा पैसा अपनी फैमिली का फजूल कामों पे खर्च कर रहे थे, वो कंपनीज डूबने वाली थी, इसीलिए मैंने तुम्हें उनसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रोका और तुम्हारी डील ख़राब कराई, सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा की थी। और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि उन भाइयों के बीच हमेशा से बहुत दुश्मनी रही थी। और अब जाते जाते वू डुआन मो से कहकर जाता है कि याद रखो मैं तुम्हें इस कंपनी का हायर कभी नहीं बनने दूंगा, मैं हैंग ग्रुप भी तुमसे छीनूंगा और उसके साथ साथ जिनसा को भी। जबकि उधर जिनसा लिंची के घर पर जाकर ठहरने लगती है और वहीं पर उसे पता चलता है कि लिंची का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। वो एक्चुअली गर्लफ्रेंड बन चुकी थी और सीक्रेट रिलेशनशिप में थी मो के असिस्टेंट जिंग के साथ। और यहाँ पर जिंग ही बातों बातों में लिंची को बताता है कि एक्चुअली मो सर तो वैलेंटाइंस नाइट पर डिनर करते हुए अपना लव एक्सप्रेस करने वाले थे जिनसा से, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गई। अब उसके बाद वो एक दफ़ा जिनसा से मिलता है और उससे बहुत हमदर्दियाँ समेटने की कोशिश करता है। कहता है कि मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। इसी बीच मो की बार बार कॉल आ रही थी, लेकिन जिनसा उसकी कॉल ही नहीं उठाती और उसे लगता है कि सब में वो डुआन की कोई गलती नहीं थी, बल्कि मो ही था जो उसे यूज़ कर रहा था। वो उसे बोलता है कि और तुम लोगों की जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ये ख़त्म करने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, बहुत से अच्छे लॉयर्स मेरे फ्रेंड हैं। और फिर उसके बाद मो और वू डुआन दोनों को मम्मी मिलने के लिए बुलाती हैं और पता चलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग होगी और वोटिंग से फैसला होगा कि नेक्स्ट कंपनी का सीईओ कौन बनने वाला है। जबकि दूसरी तरफ जिनसा को बहुत ज़्यादा याद आ रही थी मो के साथ बिताए हुए समय की, और लिंची उसे बताती है कि उस रात वो किस तरह से तुमसे अपना लव कन्फेस करने वाला था। उधर वू डुआन वो एक अंकल चैंग से मिलता है, उनका वोट सबसे इम्पोर्टेंट था सीईओ बनने के लिए। वो उनको लालच देने लगता है और कहता है कि आपकी बेटी को जो हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है इसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा और उसके बदले आप वोट मुझे ही दोगे।
उधर मो जब भी घर वापस लौटता था तो उसे बहुत कमी फील होती थी। घर सूना सूना लगता था कि जिनसा नहीं है। वो उसे बहुत कॉल्स भी करता था लेकिन उसकी हर कॉल को अवॉइड करती थी। और फिर कुछ दिन सोचने के बाद जिनसा ने फैसला किया था कि वो मो को एक चांस ज़रूर देगी। और ये बात उसने वुडवान से भी शेयर की थी। वो उससे मिलने के लिए आया था। वो तो कोशिश कर रहा था कि उन दोनों को ब्रेकअप करा दे। वो आगे से कहने लगती है कि मुझे उसकी इंटेंशंस में कहीं ना कहीं सच्चाई दिखाई देती है और प्यार कभी भी कोई रीज़न नहीं मांगता। दूसरी तरफ हमें मो को दिखा दे। बहुत सैड था। जिंग उससे कहता है कि इस वक्त इलेक्शन आने वाले हैं कल, तुम उस पर फोकस करो, प्यार को एक दफ़ा साइड पर रख दो। लेकिन मो को फाइनली जिनसा की कॉल आ जाती है। मुझसे कहती है कि कल दोपहर मैं एक कैफ़े में तुमसे मिलूंगी। और कल ही आफ्टरनून में उसकी वोटिंग भी होनी थी चेयरमैन सेलेक्ट होने के लिए। पर वो जिनसा को तो इनकार नहीं कर सकता था ना। उसे यस कह देता है कि मैं ज़रूर टाइम पर पहुंच जाऊंगा। अब फिर उसके बाद वो बहुत डांस करता है। ऑल्दो उसे डांस नहीं आता था पर जिंग देख सकता था कि वो कितना खुश है, जो थोड़ी देर पहले इतना सैड हुए बैठा था। लेकिन जिनसा जिस टाइम पर उसे मिलने के लिए जा रही थी वहाँ पर कोई उसके हाथ से फ़ोन छीन कर चला जाता है। और उसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि वुडवान और मो वो दोनों चेयरमैन के कैंडिडेट के लिए खड़े हुए थे और वोटिंग हो रही थी। और इन दी एंड जो डिसिसिव वोट था मिस्टर चैंग का, वो अपना वोट मो को ही दे देते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि कंपनी को मो से बेहतर कोई भी मैनेज नहीं कर सकता। और फिर फाइनली रिजल्ट अनाउंस होने का टाइम आ जाता है। सबको पता था कि मो ही जीत चुका है लेकिन उस टाइम पर मो को एक मैसेज आता है और वो था जिनसा की तरफ से, जो उसे हेल्प के लिए बुला रही थी कि इस लोकेशन पर आकर मुझे बचा लो। और वो उस इम्पॉर्टेंट मीटिंग को ऐसे ही छोड़ता हुआ वहाँ से भागकर चला जाता है। और हमें पता चलता है ये सब वुडवान की चाल थी। और इस टाइम पर वो सारे शेयर होल्डर्स को कहने लगता है कि आप सब देख सकते हैं कि कितना सीरियस है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के वोट का हकदार भी था। और उनको कन्विंस करने लगता है कि आपकी कंपनी मैं बहुत अच्छे से संभाल सकूंगा। लेकिन ये सारा कुछ पोस्टपोन कर दिया जाता है और वुडवान की चाल तो नाकाम रह गई थी। जबकि उधर जिनसा कई घंटे बैठी उसका वेट करती रहती है लेकिन मो वहाँ नहीं आता। जब थक हार के शाम को मो वापस घर पहुँचता है तो सामने वुडवान खड़ा हुआ था, जो उससे कहने लगता है कि मेरे पास एग्रीमेंट पहुँच चुका है, जो तुम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी ना उसका, और ये मैं पब्लिक कर दूंगा। तुम्हें तो बहुत फ़र्क पड़ेगा लेकिन तुमसे ज़्यादा किसी और को भी फ़र्क पड़ेगा, और वो होने वाली है बाय जिनसा, जिसका कैरियर शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगा। अब अगर तुम चाहते हो कि सारा कुछ मैं पब्लिक ना करूं, चेयरमैन की सीट पर गिव अप करने के लिए इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दो। उसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि जिनसा ये सारा कुछ वहाँ पास खड़ी देख रही थी। वो देखती है कि मो तो साइन करने लगा है। उसे आवाज़ देकर रोकती है लेकिन वो ज़रा भी नहीं रुकता। और एक मिनट से पहले ही उसने प्यार और पावर में से प्यार को चूज कर लिया था। वो साइन कर देता है। प्यार में इससे बड़ा इम्तिहान और कौन सा हो सकता था। जिनसा आती है और उसे किस कर लेती है। हाँ, फिर उसके बाद दिखाते हैं एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है सोंग जिन। और ये जो मिस्टर जिन थे बहुत बड़े ज्वेलर, ये उन्हीं की बेटी है। अब मिस्टर सोंग की कंपनी के साथ इन लोगों ने एक चैरिटी ऑक्शन के लिए कोलैबोरेशन करनी थी और उसी सिलसिले में बात करने के लिए मो जिनसा को लेकर हानचंग सिटी पहुंच जाता है। यहाँ पर वो मिस्टर सोंग के घर पर आते हैं लेकिन मिस्टर सोंग तो बिजी थे तो उनकी बेटी सोंग जिन उनको मिलती है। वो बहुत अच्छे से जिनसा से बात करती है और कहती है कि तुम बहुत लकी हो, तुम वाकई बहुत सुंदर हो, तभी तो मो ने तुम्हें चूज किया है। लेकिन मो और जिन को देखकर लग रहा था कि जैसे वो कोई सीक्रेट छुपा रहे हैं। अब उसके बाद मो उसे हानचंग में एक हॉस्पिटल में लेकर जाता है जहाँ पर जिनसा पैदा हुई थी। वो लोग वहाँ जाकर रिकॉर्ड चेक करने की कोशिश करते हैं लेकिन सिर्फ जिनसा का ही रिकॉर्ड वहाँ से मिसिंग था, जो जानबूझकर किसी ने चुरा लिया था। ये देखकर जिनसा का मूड ऑफ हो जाता है लेकिन फिर वो कहते हैं कि आए हैं तो एंजॉय तो जरूर करेंगे। वहाँ पे वो लोग नाइट मार्केट में जाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं, एंजॉय करते हैं। मो ने ऐसे खाने पहले कभी नहीं खाए थे लेकिन जिनसा के प्यार में वो बहुत बदल चुका था। मतलब उसके बाद वो रात को सोने के लिए होटल में चले जाते हैं। उनका एक ही रूम था लेकिन दोनों ही काफ़ी शर्मा रहे थे। वो पूछता है जिनसा से कि क्या मैं तुम्हारे क्लोज आ सकता हूँ, लेकिन वो कहती है कि नहीं, हम लीगली मैरिड तो बेशक हैं लेकिन फिर भी हमारी रियल वाली मैरिज तो नहीं है ना। लेकिन इन दी एंड वो उसे हक करता है और वो दोनों वहीं पर ही सो जाते हैं। अब उसके बाद जिनसा की बारी थी अपनी सासू माँ से मिलने की। वो उनके लिए कुछ प्रेजेंट्स भी लेकर आती है लेकिन वो कहने लगती है कि इन सब की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास हर चीज़ है, इसलिए जाते हुए ही वापस लेते जाना। और तो और वो उस पर बहुत टॉन्ट कर रही थी। उन्हें लगता था कि जिनसा ना तो हमारे स्टेटस की है और वैसे भी इसका तो बैकग्राउंड भी सस्पिशियस है, पता नहीं किसकी बेटी है, ऑर्फन है शायद।
लेकिन यहाँ पर मो हर पॉइंट पर अपनी मम्मी को चुप करा देता था और जिनसा की साइड लेता था। इन दी एंड जिनसा का स्टेमिना ख़त्म हो जाता है और वो वहाँ से एक्सक्यूज़ करती हुई एक बहाना करके निकल जाती है। वो आगे से अपनी मम्मी को समझाता है कि आज छोटापन आपने दिखाया है, जिनसा ने नहीं। वो जाते हुए भी कितनी पोलाइटली आपसे बात करके गई है। और इसके साथ ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली सॉन्ग जिन आई थी आंटी से मिलने के लिए, और उसी नहीं आंटी को उल्टी सीधी बातें लगाई थी जिनसा के बारे में कि इसका बैकग्राउंड सस्पिशियस है। उसके साथ साथ वो वुडवान के साथ रिलेशनशिप में भी थी, एक भाई से ब्रेकअप करके और दूसरे भाई की वो दुल्हन बन गई है। इसका कैरेक्टर कितना ख़राब है। अब मुँह घर आता है और जिनसा से सॉरी करता है और कहता है कि मैं मम्मी को समझाऊंगा और वो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें स्वीकार कर लेंगी। लेकिन जिनसा काफ़ी अपसेट हो गई थी। अब उसके बाद मम्मी एक दफ़ा अकेले में जिनसा को मिलने के लिए बुलाती हैं और उसे एक स्पेशल कॉफ़ी पिलाती हैं। उसकी प्राइस भी बताती हैं जो कि उसकी मंथली सैलरी से भी ज़्यादा थी। वो एक्चुअली जिनसा को उसकी औकात याद दिला रही थी। लेकिन जिनसा भी मम्मी को डायरेक्ट कह देती है कि अगर आप अपना आशीर्वाद हमें नहीं देना चाहती तो भी ठीक है, फिर भी हम ये रिश्ता कंटिन्यू रखेंगे। मैं मो के साथ ब्रेकअप कभी नहीं करूँगी। इसके अलावा मो भी हमेशा जिनसा का बहुत ख्याल रखता था, उसे बहुत एक्सपेंसिव से गिफ्ट्स दिया करता था। लेकिन ये सारा कुछ जिनसा को खुशी नहीं देता था, बल्कि उसे ऐसा लगने लगता था कि जैसे स्टेटस डिफरेंस बहुत बड़ा है उन दोनों के बीच में। अब एक दिन सॉन्ग जिन मो को अपने पास मिलने के लिए बुलाती है और यहाँ पर ही उनकी बातों से हमें पता चलता है कि एक्चुअली सॉन्ग जिन पास्ट में मो की मंगेतर रही थी। इनके पेरेंट्स इनकी आपस में शादी कराना चाहते थे बिजनेस की वजह से, लेकिन इन दी एंड इनका ब्रेकअप हो गया था क्योंकि मो को इससे प्यार नहीं था। लेकिन सॉन्ग जिन वो अपने दिल से कभी भी मो को निकाल नहीं पाई थी, इवन कि वो यूरोप भी चली गई थी। लेकिन अब जब जिनसा को वो उसकी लाइफ में आए देखती है तो बहुत जेलस होती है और उसे वापस पाने की कोशिश करने लगती है। अब वो एक दिन जानबूझकर मो से लिफ्ट मांगती है और उसके बाद ये सारा कुछ जिनसा को भी दिखाती है कि जैसे वो दोनों इकट्ठे कहीं बाहर से आ रहे हैं और कुछ ऐसे एम्बिगियस से क्वेश्चंस करती है जिससे जिनसा को यही वाइब आती है कि मो छुपाने की कोशिश कर रहा था कि वो अभी बाहर सॉन्ग जिन के साथ था। और फिर उसके बाद वो उसे एक जगह पर मिलती है और ये भी बता देती है कि मैं उसकी फियांसी थी, लेकिन उसका आपका प्यार तो तुम ही हो। साथ ही साथ उसे कुछ ऐसी डीप बातें करती है जिससे ऐसा लग रहा था वो मो को बहुत अच्छे से जानती है। उसकी एक एक हैबिट, उसके घर में कौन सी चीज़ें जैसे उसके घर में अक्सर आती जाती रहती हो। अब ये सारा कुछ उसे मो को बताना चाहिए था, लेकिन वो सॉन्ग जिन के मुंह से सुनती है तो ऑफकोर्स उसे जेलसी तो होती है। वो जाकर यही बात मो से डिस्कस करती है तो मो आगे से उसे कहता है कि मुझे ये बात इंपॉर्टेंट ही नहीं लगी थी, इसलिए मैं तुम्हें क्यों बताता। हाँ, वो मेरी फियांसी थी, इस घर में आती थी अपने डैड के साथ कभी कभी, लेकिन मेरा उससे कोई रिलेशनशिप डीप नहीं रहा और मेरा प्यार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। पर इस बात पर उनकी लड़ाई आपस में बढ़ती है और उसके बाद जिनसा ड्रिंक करने के लिए कहीं चली जाती है। यहाँ पर उसे वुडवान मिलता है और उसे पता चलता है जब जिनसा उससे शेयर करती है कि किस तरह से मम्मी उसे एक गोल्ड डिगर लड़की कहती हैं। और इसके साथ साथ उसे सॉन्ग जिन और मो के पास्ट के बारे में भी पता चला है। अब वुडवान ड्रंक जिनसा को घर तक वापस छोड़ता है और मो से कहने लगता है कि तुम जिनसा का ठीक से ख्याल नहीं रख रहे, वो बहुत अपसेट है। तुम उसके सामने एक ढाल बनकर क्यों नहीं खड़े हो जाते जब सारे लोग उसे ताना देते हैं तो। अब उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाते हैं कि जब जिनसा सोकर उठती है तो वो उससे कहती है कि शायद हम दोनों कंपैटिबल हैं ही नहीं। जितने महंगे तुम मुझे गिफ्ट्स देते हो वो तो मैंने चीज़ें कभी देखी ही नहीं है, लेकिन मुझे गिफ्ट की प्राइस में नहीं बल्कि उसकी सिंसेरिटी में इंटरेस्ट होता है। पर मो का कहना था कि हर बॉयफ्रेंड ऐसे ही करता है, अपना बेस्ट अपनी कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी वाइफ को देने की कोशिश करता है। मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन जिनसा उससे कहने लगती है कि इस तरह का रिश्ता मुझे नहीं चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट पर स्टार्ट हुआ हो। और उसके बाद वो दोनों सिविल अफेयर ब्यूरो जाते हैं और अपनी अपनी डिवोर्स ले लेते हैं। वहाँ से वापसी पर जिनसा बहुत रोते हुए वहाँ से जा रही थी। इतने में उसे नजर आता है कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। ये बिल्कुल मो के कार की जैसी थी। वो रोती हुई आगे जाती है, लेकिन सामने देखती है तो मो खड़ा हुआ था बिल्कुल ठीक ठाक। वो उसे आते ही हक कर लेता है। वो समझ गया था कि जिनसा उसके लिए कितनी परेशान है, इसका मतलब है वो आज भी उससे प्यार करती है। अब वो दोनों घर आ जाते हैं और मो और जिनसा बैठकर अपने दिल की बात एक दूसरे से क्लियर करते हैं। मो कहता है कि ठीक है, मैंने ये रिश्ता तुम्हें ख़त्म करने दिया क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट और झूठ से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये इसीलिए ख़त्म हुआ है ताकि कल को मैं तुम्हें एक वेडिंग दूँ पूरी दुनिया के सामने। और अब की बार मैं तुम्हारे और अपने बीच किसी को नहीं आने दूंगा, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को भी नहीं। और वो लोग यही फैसला करते हैं कि जब जिनसा के बायोलॉजिकल पेरेंट्स और उसके परिवार का आता पता मिल जाएगा उसके बाद ही वो लोग शादी करेंगे। अब सॉन्ग जिन तो बहुत खुश हो गई थी उनकी डिवोर्स का सुनकर, लेकिन मो उसका हाथ झटक देता है और उसे उसकी लिमिट्स भी याद दिला देता है। कहता है कि शादी तो मैं जिनसा से ही करूँगा और बहुत बड़ी, और वो भी बहुत ग्रैंड। ये तुम भी देखोगी और हर कोई देखेगा। अब सॉन्ग जिन एक चाल चलने लगती है
और उसने जिनसा की वॉच रिप्लेस कर दी थी। दूसरी वॉच में उसने एक सर्विलेंस लगा दिया था जिसके थ्रू वो उनकी हर बात सुन सकती थी और यहाँ पर उसे सब पता चलता रहता था कि वो लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। वो जब सुनती है कि जिनसा की डेट ऑफ बर्थ वही है जो उसकी है और इसके साथ साथ उसके पास एक नेकलेस था जब वो पैदा हुई थी उस टाइम पर, तो ये सुनकर उसे शक होने लगता है। एक्चुअली मिस्टर सॉन्ग ने भी उसे बचपन में बताया था कि तुम्हारी मम्मी का एक नेकलेस था जो हॉस्पिटल में ही तुम्हें पहना दिया गया था, लेकिन उसके बाद वो मिसिंग हो गया। अब ये सुनते ही सॉन्ग जिनको शक होने लगता है कि कहीं उसी हॉस्पिटल में जहाँ पर हम दोनों एक ही दिन में पैदा हुए हैं, हम दोनों को रिप्लेस तो नहीं कर दिया गया। उधर जिनसा मुंह के साथ जाती है अपने डैड के पास और उनसे कहती है कि आपके पास मेरा एक नेकलेस होगा, आप प्लीज़ वो मुझे वापस लौटा दें क्योंकि वो आपका नहीं है, उस पर मेरा अधिकार है। लेकिन डैड इनकार कर देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे वहाँ से भेज देते हैं। अब थोड़ी देर बाद सॉन्ग जिन उस घर में आती है और वो जैसे ही सॉन्ग जिन को देखते हैं तो उसे पहचान जाते हैं। एक्चुअली यही तो उनकी रियल डॉटर थी। और फिर हमें पता चलता है कि मिस्टर बाई जेंग ने उस दिन हॉस्पिटल में बच्चों को चेंज कर दिया था। एक्चुअली वो चाहते थे कि उनकी बेटी वो मिस्टर सॉन्ग के घर रहे और बहुत अमीर परिवार में पले। लेकिन सॉन्ग जिन ये सुनकर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि वो नेकलेस अभी के अभी मुझे ला कर दे दे। आपने ये ड्रामा स्टार्ट किया था ना, तो इसे पूरा भी आप ही करेंगे। सॉन्ग ग्रुप पर मेरा अधिकार है और उनकी सारी प्रॉपर्टी मैं ही लूंगी, मैं किसी बाई जिनसा को वहाँ नहीं जाने दूंगी। अब वो ये नेकलेस लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसे ये पता चल जाता है कि जिनसा उसी नेकलेस को खुद से अब डिज़ाइन कर रही है। उसने बचपन में वो नेकलेस अपने पास देखा था, इसलिए उसे याद था। लेकिन बाद में लिन लिन और डैड ने उससे वो नेकलेस छीन लिया था। अब वो उसी जैसा एक और नेकलेस बनवा लेती है और फैसला करती है कि ऑक्शन में वो यही भेजेगी। ये सारा कुछ उसकी वॉच की रिकॉर्डिंग के थ्रू सॉन्ग जिनको भी पता चल गया था और वो आती है, वही तो ऑर्गेनाइजर थी उस ऑक्शन की। उससे वो नेकलेस लेकर चली जाती है कि हम लोग एक दिन पहले से ही सारी तैयारी कर रहे हैं। और फिर फाइनली चैरिटी ऑक्शन का दिन आ जाता है। वहाँ पर सारे लोग पहुँचे हुए थे और जब जिनसा अपना डिज़ाइन किया हुआ नेकलेस डिस्प्ले करने लगती है तो वो नेकलेस गायब था। अब उसकी सबके सामने काफ़ी इंसल्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी वो खुद को कवर करती है और सबको एक स्टोरी सुनाने लगती है और कहती है कि एक नेकलेस था जो मुझे मेरी फैमिली से जोड़ सकता था, मेरे परिवार की निशानी, वो मिसिंग हो गया है। और ये कहते कहते वो साथ में उसी नेकलेस की एक ड्राइंग भी सारों को दिखा दी है और वो स्केच देखते ही मिस्टर सॉन्ग पहचान जाते हैं, ये तो वही नेकलेस था जो उन्होंने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया था। वो तुरंत ही वहाँ से भागते हैं और जाकर पता लगाने लगते हैं कि जिनसा का डिज़ाइन किया हुआ नेकलेस कहाँ गायब हुआ है। लेकिन सॉन्ग जिन उनको रोकने की कोशिश करती है और उन बाप बेटी की इसी लड़ाई के बीच मिस्टर सॉन्ग सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। वो बहुत घायल हो गए थे, लेकिन सॉन्ग जिन उनको बचाती नहीं है, ना ही किसी को हेल्प के लिए बुलाती है, बल्कि वो प्लॉट कर देती है जिनसा के ऊपर ये सारा कुछ और उसे ऐसे फ्रेम करती है कि जैसे सबको यही लगे कि जिनसा नहीं मिस्टर सॉन्ग को सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया है क्योंकि उसका बनाया हुआ नेकलेस जो खो गया था। लेकिन ये सारा टाइम मो जिनसा का पूरा साथ देता है और कहता है कि मैं उसके राइट्स को डिफेंड करूंगा, उसके साथ खड़ा रहूंगा। यहाँ पर सॉन्ग जिन कहती है ठीक है, फिर सॉन्ग ग्रुप से आपकी सारी कोलैबोरेशन खत्म हो जाएगी। अब यही बात को लेकर जिनसा बहुत परेशान थी, पर मुंह से कह देता है कि अगर हैंगरुई और जिनसा इसमें से एक को मुझे चूज करना पड़े तो मैं जिनसा को ही करूंगा। और फिर उसके बाद मो की कंपनी को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। उनका सोशल बायकॉट हो गया था, उनके बहुत से सीनियर एम्प्लॉयज़ भी काम ना होने की वजह से उनको रिज़ाइन देकर वहाँ से जाने लगे थे। और ऐसे में सॉन्ग जिन आती है और मो से कहने लगती है कि तुम्हारे पास एक ऑफ़र है, हैंगरुई को मैं बचा लूँगी अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो। पर मो उसे साफ साफ इनकार कर देता है और उससे कहने लगता है कि मुझे अपनी कंपनी की कोई परवाह नहीं है। लेकिन इन दी एंड उससे पूछता है कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूँ तो क्या तुम जिनसा को छोड़ दोगी। वो आगे से कहती है तो मेरे मूड पर डिपेंड करता है। अब उसके बाद वो अपनी फैमिली हाउस में बैठा हुआ था। यहाँ पर उसकी मम्मी कहती है कि इतना बड़ा केओस हो गया, मुझे तो क्यूरियोसिटी हो रही है वो नेकलेस देखने की जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। अब जिनसा के डिज़ाइन किए हुए नेकलेस की एक फ़ोटो मो के पास थी, वो मम्मी को दिखा था। मम्मी देखते ही पहचान जाती है कि ये तो मिसेस सॉन्ग का नेकलेस है। ये सिर्फ एक ही डिज़ाइन था जो उसके हस्बैंड ने खुद अपनी वाइफ के लिए बनाया था और मैंने उसके पास कई दफ़ा देखा है। और बस यहीं से ही मो को क्लियर हो जाता है कि मिस्टर सॉन्ग ही जिनसा के रियल डैड है। मो को शक हो गया था, वो जिनसा को कह देता है कि हमारी कहीं ना कहीं वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है और उसे पता चल जाता है कि उसकी वॉच के अंदर माइक लगा हुआ है। अब वो जानबूझकर सॉन्ग जिनको वही सुनवाती है जो वो सुनना चाह रही थी और सॉन्ग जिनको तसल्ली हो जाती है कि जैसे जिनसा पर मो ने गिव अप कर दिया है और वो उसे अपने घर से निकालने की बात कर रहा है। वो बहुत खुश होती है। अब सॉन्ग जिन चाहती तो यही थी कि अपने डैड को वो ख़त्म ही कर दे जो उस वक्त कोमा में थे, क्योंकि वो उठेंगे और सबको रियलिटी बता देंगे। लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके डैड ने सारे शेयर्स
सॉन्ग जिन के नाम करने की बजाय अपने मरने की सूरत में चैरिटी में देने का फैसला किया है। अब वो जब होश में आएंगे तब वो उन्हें कन्विंस करे और अपने नाम सब शेयर्स करा ले। इसके अलावा सॉन्ग ग्रुप को हायर करने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अब एक दिन जिनसा चोरी चोरी एक नर्स के रूप में अपने डैड से मिलने के लिए आती है, जो उसके रियल वाले डैड थे। लेकिन सॉन्ग जिन उसे देख लेती है और उसके बाद तुरंत ही उस टाइम पर डैड को होश आ गया था, लेकिन उठते ही उनकी मेमोरी पर कुछ असर था। सॉन्ग जिन का तो उन्हें पता था, लेकिन वो पहचानते नहीं है कि जिनसा कौन है। ये देखकर सॉन्ग जिन बहुत खुश हो जाती है। अब वो एक दिन अपने डैड को बहलाती है और कहती है कि कंपनी को बहुत मुश्किल हो रही है, एक लीडर की ज़रूरत है, आप अपने हिस्से के शेयर्स मेरे नाम कर दें। और डैड खुशी खुशी उसके दिए हुए पेपर्स पर साइन भी कर देते हैं। अब सॉन्ग जिन को लगता था कि वो आज़ाद हो गई है, उसके हाथ में हर चीज़ आ गई है। एक तरफ मो ने भी उसे शादी के लिए हाँ कर दी थी और वो पूरी तरह से रेडी होकर अपने एंगेजमेंट के इवेंट में पहुंचती है। लेकिन यहाँ पर जिनसा मो के साथ आ रही थी, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। लेकिन जिनसा कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता था, तुम जो सुन रही हो रियलिटी है? नहीं, मैं तुम्हें वही सुनवाती थी जो मेरी प्लानिंग थी। अब वो काफ़ी गुस्सा करती है, लेकिन इतने में मो की मम्मी भी वहाँ आ जाती हैं और उससे कहने लगती हैं कि तुम मिस्टर सॉन्ग की रियल बेटी नहीं हो, मिस्टर सॉन्ग की रियल बेटी ही मेरी बहू बनेगी और वो है जिनसा। यहाँ पर आगे से सॉन्ग जिन कहने लगती है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अब मिस्टर सॉन्ग के हिस्से के शेयर्स तो मेरे नाम पर है, इसलिए सॉन्ग ग्रुप तो मेरा ही हुआ। तुम ऐसा करो कि जाओ और अपने रियल वाले बाप की खिदमत करो हॉस्पिटल में जाकर, कंपनी तो मैं ही संभालूंगी। इतने में मिस्टर सॉन्ग भी ऊपर से आ जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि शायद तुमने ठीक से पेपर्स पढ़े ही नहीं थे, मेरे नाम पर तो सिर्फ 1% शेयर थे और बाकी के 99% शेयर मिसेस सॉन्ग के नाम पर थे, जो कि उसकी अपनी रियल वाली बेटी को ही मिलेंगे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली जिनसा ने हॉस्पिटल में जाकर अपने डैड का एक हेयर चुरा लिया था और उसके थ्रू उसने डीएनए टेस्ट कराया है और वो साबित हो चुकी है कि वो ही मिस्टर सॉन्ग की रियल बेटी है। इसके साथ साथ मिस्टर बाय जैंग भी वहाँ पर आ जाते हैं और सबसे माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं कि सब मेरी गलती थी, मैंने ही अपनी बेटी को रिप्लेस किया था सिर्फ और सिर्फ मिस्टर सॉन्ग से बदला लेने के लिए, क्योंकि उनकी वजह से मेरी फैक्ट्री को नुकसान हुआ था और वो बंद हो गई थी। अब वो आकर उनसे सॉरी करते हैं और कहते हैं कि मैंने जिनसा को इतने साल पाला है, इसके बदले मुझे सिर्फ इतना दे दें कि मेरी ये जो बेटी है सॉन्ग जिन, इसे माफ़ कर दें। लेकिन सॉन्ग जिन को कोई भी माफ़ी नहीं चाहिए थी और उसके बाद उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है और उस पर वही चार्जेस लगते हैं कि मिस्टर सॉन्ग को सीढ़ियों से गिरने के बाद उसने बचाया नहीं बल्कि अटेम्प्ट टू मर्डर किया है। अब नेक्स्ट सीन में मो और जिनसा दोनों इकट्ठे हो गए थे। यहाँ पर जिनसा बहुत गुस्से से मो को कहती है कि नील डाउन करो। उसे लगा था कि मुझसे शायद कोई गलती हो गई है, लेकिन वो कहती है कि दोनों पर नहीं, सिर्फ एक नी पर। और फिर उसे बोलती है कि क्या तुम मुझे प्रपोज करना भूल गए हो। तो मो उसे प्रपोज करता है और उसे रिंग पहना देता है। अब वही जिनसा जिसके आगे पीछे कोई फैमिली नहीं थी, उसे उसके डैड भी मिल चुके थे और एक प्यार करने वाला पति भी। अब वो दोनों जाते हैं और उसके लिए एक वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने लगते हैं। मो देखता है कि उसकी जिनसा बहुत सुंदर लग रही थी। वो उससे बहुत जिद करता है कि आज का दिन तुम मेरे साथ बिताओ, लेकिन जिनसा कहती है कि अब मैं तुमसे शादी से पहले नहीं मिलूंगी। लेकिन वो उसे बैल्कनी में बुलाता है, वहाँ पर खड़े होकर एक दूसरे से बातें करते हैं। मो उससे कहता है कि अपने एक्शन से तो मैंने बहुत दफ़ा दिखाया, लेकिन अपने शब्दों से कभी नहीं बोला। जिनसा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और जवाब में जिनसा भी उसे आई लव यू टू बोल देती है। अब उसके बाद हमें दिखाते हैं कि उनका वेडिंग डे आ गया है। अब वहाँ पर वू डुआन भी आया हुआ था और उसे कहता है कि जिनसा का अच्छे से ख्याल रखना। और मो भी बदले में उससे कहता है कि तुम भी कंपनी का चेयरमैन बनकर अच्छे से ख्याल रखना, नहीं तो वापस छीन लूँगा। और फिर उसके बाद ब्राइड आ जाती है और ब्राइड और ग्रूम दोनों अपनी अपनी वाउज लेते और उसके बाद फाइनली वो दोनों एक मैरिड कपल बन चुके थे और अब की दफ़ा रियल वाले। और इसी के साथ ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।